नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी रिटर्न गिफ्ट। रिया कॉफी का मग लेकर बालकनी में कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ने लगी। अखबार पढ़ते पढ़ते पेज पलटा तो दूसरे पन्ने पर छपी खबरों पर निगाहें अटक गईं। 70 साल की महिला से 22 साल के युवक ने रेप किया। एक 3 साल की बच्ची से 45 साल के आदमी ने रेप किया। अखबार मोड़कर टेबल पर रख दिया रिया ने। हमेशा ही ऐसी खबरें पढ़ती आई है। न 3 साल की बच्ची सुरक्षित है और न 70 साल की बुजुर्ग औरत। फिर वही प्रश्न चिन्ह जैसे उसके सामने सलीब पर जा टंगा। अपनी 46-47 साल की खूबसूरत मम्मी को इस महानगर में किसके सहारे छोड़कर अमेरिका उड़ रही है वह। कैसे रहेगी उसकी मम्मी अकेली। उसकी निगाहें शून्य में ताकती हुई अतीत व भविष्य के गडमड होते दृश्यों को आत्मसात कर रही थी। पिछले कई दिनों से वह इसी उधेड़बुन में थी। उसकी मम्मी की उम्र तब 22 साल की रही होगी, शायद जब वह पैदा हुई, और वह इस समय 24 साल की है। देखने वाले उन दोनों को बहनें भी कह देते हैं। उसकी सहेलियां जब उसकी मम्मी की सुंदरता की तारीफ करती हैं तो उसे रश्क होता है। वह खुद भी सुंदर है पर अपनी मम्मी जितनी नहीं। 10 साल पहले पापा एक रोड एक्सीडेंट में अलविदा कह गए थे। मम्मी बैंक में जॉब करती थी। आज सोचती हैं कैसे संभाला होगा मम्मी ने तब सब कुछ। पर अभी तक उनके पास संभलने के लिए, उलझने के लिए रिया के रूप में एक बहुत बड़ा कारण था। पर उसके जाने के बाद बहुत चाहा उसने कि शिवम यहीं जॉब पकड़ ले, पर शिवम पर तो विदेश जाने का भूत सवार था। मेधावी आईआईटी इंजीनियर। शिवम के लिए नौकरियों के कई ऑफर थे। उसके न चाहने के बावजूद भी उसने एक बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी में नौकरी का ऑफर स्वीकार कर लिया था और उसकी मम्मी से मिलकर शादी की डेट फिक्स कर वह अमेरिका उड़ गया था। 3 महीने हो गए थे शिवम को गए और 3 महीने बाद उनकी शादी थी। शिवम जब अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था तब कितना लड़ी थी रिया उससे। अगर तुम मेरी जगह पर होते शिवम तो क्या यूं अकेले छोड़कर चले जाते अपनी माँ को। देखो रिया, शिवम थोड़ी देर सोचकर बोला था, किसी की भी जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। अभी मेरे माता पिता दोनों हैं, कल को कहीं। उसने बात अधूरी छोड़ दी थी। कई लोग रहते हैं ऐसे, क्या कर सकते हैं बच्चे भी। क्या अपनी उन्नति के रास्ते बंद कर दें। पर मेरी मम्मी को देखो शिवम, अभी 35 की लगती हैं। किसके सहारे रहेंगी वे अकेले। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें भी नहीं छोड़ सकती हूँ, लेकिन मम्मी की चिंता मुझे वहां भी चैन से नहीं रहने देगी। एक आइडिया है। शिवम के होठों पर स्मित मुस्कान खेल गई थी। क्या। मम्मी इतनी सुंदर और यंग लगती हैं, तुम उनकी दूसरी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती। शिवम। क्रोध में उसके नथुने फड़कने लगे थे। गुस्सा करने की बात नहीं है डियर, जरा ठंडे दिमाग से सोच कर देखो। तुम्हें सिर्फ उनकी सुरक्षा की चिंता है, उनकी दूसरी ज़रूरतों के बारे में तुम नहीं सोच रही हो। अकेले रहने की दूसरी भी तो मुश्किलें हैं। ज़रा ठंडे दिमाग से सोचकर देखो रिया। पुरुष अकेला हो तो रिश्तेदार भी कोई रिश्ता सुझा देते हैं। 10 साल पहले जब तुम्हारे पापा, पर तब तुम छोटी थी, लेकिन अब तुम ही उनके लिए कुछ कर सकती हो। टटोल कर देखो उनको। क्या एक साथी को पाने की उनकी ज़रूरतें वाकई खत्म हो गईं। मैं नहीं मानता, कहकर शिवम चला गया था और उसे नया विचार, नई सोच देकर धारा में बहने के लिए अकेले छोड़ गया था। पिछले 3 महीने से वह इसी कश्मकश से गुजर रही थी। ऑफिस में हो या बाहर, कहीं भी मिल गए अकेले पुरुष को वह इस नज़र से देखने लग जाती। क्या यह उसका पिता बनने के काबिल है। उसकी सोच बहुत ही अजीब हो चली थी आजकल। क्या सचमुच हो सकता है ऐसा जैसा शिवम ने कहा। मम्मी उसे खोया खोया देखकर छेड़ देती। शिवम की याद आ रही है क्या। वह मम्मी को निहारने लगती। क्या मम्मी का दिल भी करता होगा किसी को याद करने का। सादगी से रहने वाली मम्मी के लिए उसने इस बीच कई ब्राइट कलर की साड़ियाँ ले डाली थी। इतनी ब्राइट कलर की साड़ियाँ, तू ले जा इन्हें, मैं कहाँ पहनूंगी। मम्मी देखकर बोली थी, पर अब पहनिए मम्मी, कितनी सुंदर लगेंगी आप।
क्या करना है मुझे सुंदर लगकर। मम्मी ने सारी साड़ियाँ अलमारी में टांग दी थी। तू जब जब इंडिया आएगी तब तब पहनना, वैसे भी तेरे मतलब की साड़ियाँ हैं। मम्मी जब तैयार होती तो वह जिद करके आईलाइनर लगा देती और बिंदी भी। ये क्या करने लगी है तू आजकल? मम्मी उसे थपक देती। क्यों, क्या आपका मन नहीं करता सजने का? क्या करना है अब सच कर, सास बन रही हूं। कौन कहेगा कि आप सास बन रही हैं? कहने से क्या होता है, हूं तो ना। उसे लगता मम्मी कहती नहीं पर कहना चाहती हैं, कौन है जिसके लिए सजूं। शिवम की बातों ने मम्मी को देखने का उसका नजरिया ही जैसे बदल डाला था। वह उन्हें एक माँ से इतर एक औरत के रूप में देखने लगी थी और एक औरत समझकर उनकी इच्छाएं, अनिच्छाएं, जरूरतें, भावनाएं अनायास ही महसूस करने लगी थी। किससे कहे अपने दिल की बात, कहाँ से ढूंढे अपने लिए पिता, माँ के लिए साथी। किसी से भी कहेगी तो हंसेगा उस पर। जिसने उसे दिशा दी वह तो 7 समुंदर पार उड़ गया। उससे जब वीडियो कॉल होती तो मम्मी भी आसपास ही होती हैं। एक दिन उसने झोंक में शिवम से ही पूछ डाला मैसेज करके। बोल तो दिया मम्मी की शादी करा दो, पर क्या इतना सरल है? कहाँ से ढूंढूं अपने लिए पिता? मैट्रिमोनियल साइट पर बायोडाटा डाल दो मम्मी का। छूटते ही शिवम का मैसेज आ गया। क्या? वह चौंक गई। हाँ सही कह रहा हूँ, मैट्रिमोनियल साइट पर बायोडाटा डाल दो। जो रिश्ते पसंद आए उनकी छानबीन खुद कर लेना, जो आखिर में पसंद आए उससे पहले खुद मिल लेना, फिर मम्मी को तैयार करना। कैसे? वो तुम जानो। फिर उससे उनको मिलवा देना, सिंपल। शिवम के लिए हर बात कितनी सिंपल होती है, पर क्या इतना सरल है अपनी माँ को शादी के लिए मनाना, समझाना? सुनते ही चाटा पड़ने की भी नौबत आ सकती है। वह अपनी सोचों में उलझी हुई थी कि उसकी मम्मी मनीषा बाहर आ गई। यहाँ क्या कर रही है इतनी देर से? ऑफिस नहीं जाना है? ओह, वह चौंक गई। मम्मी बैंक जाने के लिए तैयार खड़ी थी। लंबी छरहरी गोरी मनीषा की काया अभी भी सुगठित थी। बैंक में भी कई लोग आकर्षित हो जाते होंगे मम्मी की तरफ, पर मम्मी का तटस्थ स्वभाव उनके चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा हर समय खींचे रहता है। नहीं मम्मी, आज कुछ थकान सी हो रही है, छुट्टी लूंगी, अभी मेल कर देती हूँ। तूने बताया क्यों नहीं, तेरे लिए लंच बना देती। तबीयत ठीक है? मनीषा रिया का माथा छूते हुए बोली। तबीयत ठीक है, लंच में मैनेज कर लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। मनीषा चली गई। कुछ देर वैसी ही बैठी रही रिया, फिर लैपटॉप उठाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। एक अच्छा सा बायोडाटा तैयार किया मनीषा का, फिर शादी.com पर प्रोफाइल बनाकर कंपनी की शर्तों को पूरा कर मनीषा का बायोडाटा व फोटो डाल दी और साथ में अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया। सब कुछ कर तो दिया, पर दिल अजीब सी घबराहट से भर गया। मम्मी से पूछे बगैर इतना बड़ा कदम उठा रही थी, पर दुनिया में एक उसकी मम्मी ही तो अकेली नहीं थी जिनके लिए वह साथी ढूंढ रही थी। शाम तक अच्छे बुरे रिश्तों के प्रस्तावों के ढेर लग गए। मम्मी के सो जाने के बाद उसने सब चेक किए, पर कोई पसंद नहीं आया। कई कई प्रस्ताव आते पर उसे एक भी पसंद नहीं आता। कई दिन बीत गए, उसे मायूसी होने लगी। बोलना कितना सरल है और करना कितना मुश्किल। पर एक दिन उसकी नज़र एक प्रस्ताव पर अटक गई। 50 वर्षीय मधुर खन्ना, तलाकशुदा, उसी के शहर के रहने वाले थे। कोई बच्चे नहीं थे, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के मार्केटिंग हेड थे। उसने फोटो देखी, लंबे ऊंचे हैंडसम मैन, उसकी मम्मी की खूबसूरती को प्रतिबिंबित करता हुआ पुरुष। एकाएक पापा की याद आ गई, आंखें भर गईं। न जाने क्या सोचकर उसने मधुर खन्ना के प्रस्ताव का जवाब दे दिया और धड़कते दिल से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। एक दिन ऑफिस में अननोन नंबर से फोन आ गया। हेलो हेलो, आई एम मधुर खन्ना स्पीकिंग। एम आई स्पीकिंग टू मनीषा जी? मधुर खन्ना की रोबीली आवाज़ सुनकर पल भर के लिए हड़बड़ा गई रिया। किसी लड़की का शायद ये पहला अनुभव होगा कि वह माँ की शादी के लिए बात कर रही है। उसने सोचा। नो, आई एम हर डॉटर रिया स्पीकिंग। मैं मनीषा जी से बात करना चाहता हूँ। इस बार आवाज़ में थोड़ी नरमी थी। वो तो अभी बात नहीं कर पाएंगी, क्योंकि शादी.com पर विवरण मैंने ही डाला था और मैं ही आपसे मिलना चाहती हूँ। सब ठीक रहा तभी मैं मम्मी से आपकी मुलाकात करवाऊंगी। वह किसी तरह बोल गई। उधर थोड़ी देर के लिए चुप्पी छा गई। ठीक है, तारीफ करनी पड़ेगी आपकी हिम्मत की।
कब मिलना चाहेंगी? जी आज बरिस्ता में, शाम 6 बजे। ठीक है, मैं 6 बजे पहुंच जाऊंगा। शाम को ठीक 6 बजे बरिस्ता पहुंच गई। मधुर खन्ना ठीक फोटो जैसे ही थे, इसलिए पहचानने में ज़रा भी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन उसे अपना परिचय देना पड़ा। दोनों अंदर जाकर बैठ गए, आमने सामने। दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे क्या बात करें। कुछ अजीब सा रिश्ता था दोनों के बीच। कहिए, क्या जानना, क्या पूछना चाहती हैं आप मेरे बारे में? आखिर मधुर खन्ना ने ही बातचीत का सूत्र पकड़ा। दरअसल अंकल, रिया ने यहीं से बात शुरू की। उसे लगा ऐसे वह सहज रूप से अपनी बात कह पाएगी और मधुर खन्ना भी उसके साथ सहजता से पेश आएंगे। मेरे पापा की मृत्यु 10 साल पहले हो गई थी। 3 महीने बाद मेरी शादी है। मैं अमेरिका चली जाऊंगी। बहुत जल्दी जल्दी नहीं आ पाऊंगी। मम्मी भी जल्दी मेरे पास नहीं आ पाएंगी। उनके अकेले हो जाने की चिंता मुझे बहुत सता रही थी, इसलिए मुझे यही रास्ता सूझा। लेकिन मेरी मम्मी को यह सब अभी पता नहीं है। पता नहीं वे यह सब किस तरह लेंगी, मानेंगी भी या नहीं। और अगर मानेंगी भी तो इतनी जल्दी नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मधुर खन्ना थोड़ी देर खामोश उसके चेहरे को पढ़ते रहे। बहुत बहादुर और समझदार लड़की हो तुम। किसी बेटी का इस तरह सोचना सरल नहीं है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी मम्मी मानेंगी या नहीं। ये तो उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा। मेरी पत्नी और मैं विवाह के बाद से ही नाव के 2 कोनों में बैठे मुसाफिर की तरह रहे। घर गृहस्थी से बंधना उसे पसंद नहीं था। 15 साल पहले वह मुझे छोड़कर चली गई थी। फिर लंबी चली कानूनी प्रक्रिया से दिल दिमाग इतना टूट गया कि दोबारा शादी के बारे में नहीं सोचा। और फिर मेरे पास तुम्हारी जैसी सोच वाली कोई बेटी भी तो नहीं थी। मधुर स्नेह से मुस्कुराए। रिया भी मुस्कुरा दी। मधुर खन्ना के चेहरे के हाव भाव, उनका व्यक्तित्व, उनका एक जेंटलमैन होना दर्शा रहा था। उनसे मुलाकात अच्छी लग रही थी उसे। कुछ अपनापन था उनकी बातों में। पर इतनी जल्दी तो वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। काफी देर तक दोनों बातें करते रहे। तो फिर मधुर खन्ना कॉफी खत्म करते हुए बोले, क्या निर्णय लिया तुमने? तुम्हारी मॉम और मुझे मिलना चाहिए या नहीं? तुमसे मिलकर तो तुम्हारी मम्मी से मिलने की मेरी इच्छा प्रबल हो गई है। निश्चित ही वे भी बहुत समझदार और अच्छी होंगी, जिनकी तुम जैसी बेटी है। खिलखिलाकर हंस पड़ी रिया। अंकल, क्या हम दोनों, मेरा मतलब आप और मैं, एक बार फिर मिल सकते हैं? वाई नॉट? मधुर खन्ना हंसते हुए बोले। आखिर तुम्हें भी तो बहुत बड़ा डिसीजन लेना है। इतनी जल्दी कैसे कर सकती हो तुम? अपना विजिटिंग कार्ड दे दीजिए अंकल। मधुर खन्ना ने अपना विजिटिंग कार्ड रिया को दे दिया। उस दिन रिया जब घर पहुंची तो मम्मी से आंखें चुराती फिरती रही। उसे लग रहा था आंखें मिलाते ही मम्मी सब कुछ पढ़ लेंगी। मधुर खन्ना के बारे में, उनके ऑफिस से सब कुछ मालूम करवा लिया रिया ने। उनसे एक मुलाकात और की। फिर शिवम के साथ मिलकर पक्का निर्णय ले लिया कि मधुर खन्ना से मम्मी की मुलाकात करानी है। पर कैसे? मनीषा को मनाना टेढ़ी खीर था। जिस बात के बारे में वह सोच भी नहीं रही थी, ऐसी बात करना, और वो भी बेटी के मुंह से। एक रविवार को रिया हिम्मत करके बोली, मम्मी आज कुछ अच्छा सा डिनर तैयार कर लीजिए और शाम की चाय के लिए स्नैक्स भी। क्यों, कौन आने वाला है? है कोई, आपसे किसी को मिलवाना है। मुझसे किसी को मिलवाना है? मनीषा मुस्कुरा दी। शिवम को तो तू काफी समय पहले मिलवा चुकी है। ओ मम्मी, आप भी ना। एक सज्जन है, ऑफिस के काम के सिलसिले में मुलाकात हुई थी उनसे एक इवेंट के दौरान। एक मल्टीनेशनल कंपनी के मार्केटिंग हेड हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छी जान पहचान हो गई तो मैंने उन्हें घर आने का निमंत्रण दे दिया। अच्छा किया। उनके साथ कोई और, मेरा मतलब उनकी पत्नी वगैरह? नहीं, उनका कोई नहीं, पत्नी से तलाक हो चुका है। ओह। मनीषा ने मधुर के आने को अन्यथा नहीं लिया। डिनर व स्नैक्स की भी पूरी तैयारी कर ली। रिया भी आज मम्मी के साथ लग गई। जब काम निपट गया तो अपनी खरीदी रेड कलर के शिफॉन निकाल लाई। मम्मी, यह पहनिए आज। अरे पर क्यों, मैं नहीं पहन सकती इसे? नहीं, आज तो आपको पहनना ही पड़ेगा। कितनी दूर चली जाऊंगी मैं, फिर पता नहीं कब आऊं। मेरी इतनी सी बात नहीं रख सकती? घर में ही तो पहननी है, कौन सा बाहर जाना है? वह मनीषा पर भावनात्मक दबाव बनाती हुई बोली। मनीषा का दिल पिघल गया। रिया ने जैसा चाहा वह तैयार हो गई। तैयार हुई तो मम्मी को देखकर रिया मुग्ध हो गई। तय समय अनुसार
6 बजे के करीब मधुर खन्ना पहुंच गए। जब उनको मनीषा से मिलवाया रिया ने तो वह मधुर खन्ना की नजरें भाप गई। वे प्रशंसित निगाहों से मनीषा को देख रहे थे। मधुर सिर्फ व्यक्तित्व के ही नहीं, स्वभाव व व्यवहार के भी धनी थे। रिया व उनकी तो पहले भी काफी बातें हो चुकी थी, इसलिए जल्दी ही तीनों घुल मिल गए। सहजता से बातें होने लगी। मनीषा भी प्रभावित थी मधुर के व्यक्तित्व से, पर उसे यह नहीं पता था कि उसकी बेटी क्या गुल खिला रही है। डिनर करके 11 बजे तक मधुर चले गए। उसके बाद मधुर जब तब घर आने लगे। तीनों के बीच सहज वार्तालाप तीनों में नजदीकियां पैदा कर रहा था। रिया महसूस कर रही थी कि उसकी मम्मी को भी उनकी उपस्थिति उल्लासित कर देती थी। सच ही कहता था शिवम कि टटोल कर देखो उनको, क्या एक साथी को पाने की उनकी जरूरत वाकई खत्म हो गई? मैं नहीं मानता। विवाह को अब 1.5 महीना ही रह गया था। शिवम भी 1 महीने की छुट्टी पर आ रहा था। इससे पहले ही उसे सब कुछ तय कर लेना था। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। मधुर खन्ना पर कुछ अनायास और कुछ सयासी वह शादी की कुछ पुरुषोचित जिम्मेदारियां डालकर उन्हें परिवार का महत्वपूर्ण सदस्य बनाने पर तुली थी। मनीषा भी कई कार्यों के लिए न चाहते हुए भी उन पर निर्भर रहने लगी थी। एक दिन रात में मनीषा सोफे पर बैठी शादी में होने वाले खर्चे का हिसाब किताब लगाने में व्यस्त हो कागज पन्नों में उलझी हुई थी। रिया ने 2 कप कॉफी बनाई और उसके बगल में बैठ गई। कॉफी का कप पकड़ाते हुए बोली, सारी जमा पूंजी लुटा रही हैं मम्मी, क्या जरूरत थी इतना तामझाम करने की? शिवम ने तो कहा था कोर्ट मैरिज करके दोनों फैमिली एक कंबाइंड रिसेप्शन दे देते हैं, पैसा भी कम खर्च होता और काम भी। तुझे खर्चे की फिक्र क्यों हो रही है? तेरे लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? ममता से मुस्कुराती मनीषा कॉफी का घूंट भरते हुए बोली। रिया थोड़ी देर चुप रही, फिर लाड से उसके गले में बाहें डालती हुई बोली, मम्मी। उसका भावुकता में भीगा स्वर सुनकर मनीषा चौंक कर उसको देखने लगी। मम्मी, इतना कुछ कर रही हैं आप मेरे लिए, मैं भी आपको एक रिटर्न गिफ्ट देना चाहती हूँ, पर वादा कीजिए आप इनकार नहीं करेंगी। अरे अब और कितने गिफ्ट देगी? साड़ियों से अलमारी भर दी है तूने, और मैं तो अब पहन भी रही हूँ। पर मुझे मालूम है जब मैं चली जाऊंगी तो आप फिर से इन साड़ियों को अलमारी में लटका देंगी। कोई बात नहीं, जब तू आएगी तब फिर पहन लूंगी। मनीषा कॉफी खत्म करती हुई बोली, लेकिन मैं आपको ऐसा गिफ्ट देना चाहती हूँ जिससे आप ये साड़ियाँ हमेशा पहने, मेरे पीछे भी। अच्छा, ऐसा क्या देना चाहती है तू मुझे? मनीषा हंसने लगी। खन्ना अंकल, वह झोंक में बोल गई। खन्ना अंकल? भौचक्की मनीषा ने विस्फारित हो रिया के चेहरे पर अपनी क्रुद्ध दृष्टि तान दी। तेरा दिमाग तो सही है? बिल्कुल सही है। जब से मेरे अमेरिका जाने की बात आई तब से आपकी चिंता खाए जा रही है मुझे। आप अकेले कैसे रहेंगी? बहुत बड़ी हो गई है तू, बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। इतने सालों तक नहीं रही मैं अकेली, जब तू छोटी थी। आज मिस्टर खन्ना सामने आ गए तो तेरे दिमाग ने खिचड़ी पकानी शुरू कर दी। यह खिचड़ी अचानक नहीं पकी मम्मी। खन्ना अंकल मुझे अचानक नहीं मिले, इसके लिए पूरी कोशिश की मैंने। मैं और शिवम दोनों चाहते हैं कि आप दोबारा शादी कर लें। रिया पूरी बात बताते हुए बोली। लेकिन क्यों? इसकी जरूरत क्या है? शिवम का नाम सुनकर भी उसके क्रोध की तीव्रता कम न हो पा रही थी। तुम दोनों चले जाओ और मैं अपने समाज व अपने परायों से मुंह छिपाती फिरूं? कौन अपने पराये और कौन सा समाज मम्मी? हम ही तो हैं आपका समाज, आपके अपने पराये। मेरी ससुराल वाले मेरे फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स। कोई भी तो इतना पुरातन पंथी नहीं है। बाकियों को भूल जाइए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। सोचिए मम्मी, आज रात भर सोचिए, तौल कर देखिए दोनों जिंदगियां, एक बिल्कुल अकेली और दूसरी खन्ना अंकल के साथ। कौन सी अच्छी लगती है? दूसरों के बारे में मत सोचिए, अपने दिल की सुनिए, अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। खन्ना अंकल भी अब इस विषय पर बात आगे बढ़ाना चाहते हैं। रिया उठकर अपने कमरे में चली गई। न रिया और न मनीषा ही सो पाई उस पूरी रात। दूसरे दिन मनीषा को अपेक्षाकृत शांत मूड में देखा रिया ने। दिल किया बेटी की तरह गले लगा ले मम्मी को। तैयार होकर दोनों अपने अपने ऑफिस चले गए। उस दिन रिया की विदाई थी ऑफिस से। शाम को रिया ऑफिस से जल्दी घर आ गई। थोड़ी देर में मनीषा भी आ गई।
अभी भी रात की बात का तनाव दोनों के चेहरों से उतरा नहीं था। मम्मी आप भी अब छुट्टी ले लीजिए, दोनों तरफ का काम बहुत हो जाता है। मनीषा को पानी का ग्लास पकड़ाती रिया वातावरण को सहज बनाने की गरज से बोली, हाँ आज अप्लाई कर दिया है मैंने छुट्टी के लिए। तभी डोरबेल बज उठी। मनीषा चिहुक गई। मम्मी थोड़ा फ्रेश हो जाइए, रिया धीरे से बोली। खन्ना अंकल आए हैं शायद, कहकर वह दरवाज़ा खोलने चली गई। वापस आई तो मनीषा अपनी जगह पर अचल बैठी थी। रिया अलमारी से साड़ी निकालकर मनीषा के हाथ में पकड़ाती हुई बोली, मम्मी प्लीज़ चेंज कर लीजिए। मनीषा ने यंत्रवत साड़ी पकड़ ली। रिया कॉफ़ी बनाने किचन में चली गई। तीनों के दिलों को ही नहीं, पूरे घर की हवा को ही जैसे अजीब सी कश्मकश ने जकड़ रखा था। कॉफ़ी बनाकर लाई तो मनीषा तैयार खड़ी थी, अचल सी, माथे पर पसीने की बूंदें चुचुहा रही थीं। उसका हृदय द्रवित हो गया। टेबल पर रख वह टिश्यू पेपर से पसीना सुखाते हुए बोली, इतना मत घबराइए मम्मी, वे खन्ना अंकल ही तो हैं, रोज ही तो मिलती हैं आप उनसे, कितना देख परख चुकी हैं उनको, सब अच्छा रहेगा। आप कुछ भी गलत नहीं कर रही हैं, विश्वास कीजिए मेरा, आपकी बेटी कह रही है। मनीषा ने नज़र भर उसे देखा, जैसे इत्मीनान कर लेना चाहती हो। रिया ने गर्दन हिलाई और कॉफ़ी की ट्रे मनीषा के हाथ में पकड़ा दी। आप चलिए मैं आती हूँ। बिना प्रतिवाद किए मनीषा चली गई। रिया अपने बेडरूम में तकिया गोद में लिए अविचल बैठी थी। कान ड्राइंग रूम की तरफ लगे हुए थे। वहाँ पसरा सन्नाटा पूरे घर को निगल रहा था। तभी मधुर खन्ना के कुछ बोलने की आवाज़ आई और मनीषा के जवाब देने की। धीरे धीरे छिटपुट बातें गति पकड़ने लगी और एकाएक दोनों की खिलखिलाहट की जलतरंग पूरे घर में गूंज गई। रिया का दिल किया शिवम इस समय सामने होता तो वह पूरे जोश से उससे लिपट जाती। झोंक में वह गोद में रखे तकिए से ही लिपट गई। खुशी का और छोर न था उसका। नियत समय पर शिवम अमेरिका से आ गया। उसके विवाह से पहले मधुर खन्ना और मनीषा की कोर्ट मैरिज हुई, जिसमें बहुत निकट हितैषी व रिया के ससुराल वाले शामिल हुए। रिया के कन्यादान के वक्त माँ के साथ साथ पिता भी उपस्थित थे। आज जा रही थी रिया अपने पिया के साथ 7 समुंदर पार अपनी नई दुनिया बसाने के लिए, पर चिंता नहीं थी उसे अपने मम्मी की। मजबूत हाथों में सौंप कर जा रही थी उन्हें। एयरपोर्ट पर मधुर के पैर छूकर गले लग गई रिया। पापा मम्मी का ख्याल रखना, स्नेह से बाहों में भींच लिया मधुर ने उसे। पापा के सिंहासन पर बिठा दिया तूने मुझे और मम्मी का ख्याल रखने की बात कर रही है। वे अब मेरी जिम्मेदारी हैं। तू तो बस अब निश्चिंत हो अपनी उड़ान भर, अपना नया आसमान समेट अपनी बाहों में। वे अपने आंसू पोंछते हुए बोले। मधुर से अलग हो मनीषा के पैर छू गले लग गई रिया। मनीषा रो रही थी। इकलौती बेटी इतनी दूर जा रही थी, पर रिया मम्मी की आंखों से उमड़ती जलधारा में इंद्रधनुष के सैकड़ों रंग भी प्रतिबिंबित होते देख चुकी थी। इसलिए चुहल करती हुई सहेली बन कानों में धीरे से पूछ बैठी, मेरा रिटर्न गिफ्ट कैसा लगा मम्मी? रोते रोते हंस पड़ी मनीषा। प्यार से एक थपकी उसकी पीठ पर लगाती जोर से बेटी को बाहों में भींच लिया। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी अ रिटर्न गिफ्ट।